बस बस बस। अच्छा शांत तो रहो। बोलू कि नहीं बोलू? शांत रहोगे तभी तो सुन पाएंगे। शांत रहो। क्या चाहिए? समोसा चाहिए? पढ़ लो, नहीं तो समोसा खाने लायक रहोगे नहीं। हाँ तो हल्ला तो होगा, बच्चे हैं तो है? आप जाइए कराते। कौन सा समोसा भाई? क्या लास्ट क्लास में खिलाना होता है? अच्छा, एमडी सर जब आए ना, बड़े दयालु इंसान है। एमडी सर से जरूर पार्टी वार्टी मांगिए। नोट्स दिखाओ, नोट्स नोट्स। हाँ भाई शांत। हाँ, क्या हो गया? कौन? क्यों? अच्छा, कल बर्थडे हुआ था क्या यहाँ पे? मुझे तो पार्टी तो तुमको मिल गया है। अब क्यों चाहिए? अब क्यों चाहिए भाई? हर हाँ, अब चेचे वेवे कम करो। लिखो हेडिंग SN1 एंड SN2। शांत। लिखो हेडिंग। बस बस बस, लिख लो भाई। SN1 और SN2 लिख लीजिए। आज इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। आज इसका बेसिक कवर होगा SN1 और SN2 का, ठीक है? और कल इसके क्वेश्चंस होंगे। अब आवाज नहीं। SN1 और SN2 में देखिए, यहां से जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 20 लेक्चर का बचा हुआ है। 20 लेक्चर्स मोर, राइट? तो 20 लेक्चर इस वजह से है क्योंकि ये चैप्टर ये वीक में खत्म होगा। ये चैप्टर बहुत छोटा है। ये चैप्टर ये वीक में खत्म होगा। SN1 SN2 E1 E2, बस यही चैप्टर है इसमें। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस, बस इसमें इतने ही रिएक्शन होते हैं। तो इसके बाद आपके पास है अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर, है ना? अल्कोहल में आपके लगता है 3 लेक्चर, ठीक है? अल्कोहल पढ़ने में आपको लगता है 3 लेक्चर। फिनॉल पढ़ने में आपको लगता है 1 लेक्चर, और ईथर है 1 लेक्चर का। जैसे बेंजीन है ना, बेंजीन जैसा ही आपका फिनॉल है और बेंजीन जैसा ही आपका ईथर है। 1-1 लेक्चर का चैप्टर है, ठीक है? इसके बाद है सेकेंड लास्ट चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड में लगता है 4 लेक्चर, कीटोन में 2 लेक्चर, कार्बोक्सिलिक में 1 लेक्चर। इसके बाद आपके पास आता है बेटे अमाइन चैप्टर, जिसमें लगता है 3 लेक्चर। तो बोला था 20 लेक्चर बाकी है। इसके बाद आपके पास लास्ट आता है बायोमोलिक्यूल, जिसमें 2 लेक्चर, बस 2 लेक्चर। क्योंकि आधा बायोमोलिक्यूल आप पढ़ते हो इसमें तरुण सर से पढ़ोगे आप, और आधा हम लोग मैं पढ़ाऊंगा आपको। मतलब केमिस्ट्री वाला मैं पढ़ाऊंगा, जो आपके केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में वो मैं पढ़ाऊंगा। बायो की एनसीईआरटी में वो अपना तरुण सर पढ़ाएंगे। तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में 2 चीजें हैं, रिएक्शन और आपके पास उसकी नोमेनक्लेचर, जिसका नाम, जिसका काइरल सेंटर पता करना। तो बायोमोलिक्यूल में आपके पास यही लगे। मतलब देख लो आप, यहां से लेकर के आपके पास इतने ही लेक्चर अभी बचे हुए हैं, ठीक है? ऑब्वियसली तो डिटेल में ही होगा। चलिए, प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग अलग से ये सब खत्म होने के बाद क्लास लेंगे, ठीक है? एक दिन प्यूरिफिकेशन में सब पढ़ लेंगे। प्यूरिफिकेशन पहले ही एक बार रिकैप होगा लास्ट में, ठीक है? एक आपके पास बचा हुआ रहता है जेल्डाल मेथड, ड्यूमा मेथड, ठीक है? जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सम बेसिक प्रिंसिपल में, जीओसी के अंदर, ठीक है? वो प्यूरिफिकेशन के अंदर ही होता है, ठीक है? वो भी 1.5-2 घंटे का टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक टॉपिक है पूरा है।
चलिए, तो SN खत्म होने के बाद क्या होगा? तो खत्म होने के बाद क्या होगा, वापस से बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा और अब तेजी में वापस से बायोमोलिक्यूल तक पहुंचेंगे एक बार और, ठीक है? हाँ, हम ही कराएंगे, और कौन कराएगा? तो वापस से बायोमोलिक्यूल कराएंगे तक, वापस से कराएंगे कहां से? बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब एक बार मुंह बंद करो, एक बार आप पढ़ चुके हो तो अब आपको पढ़ना आसान होगा, समझना आसान होगा, ठीक है? तो एक बार और मैं आपको रिकैप करवा दूंगा पूरा, ठीक है? ताकि, लेकिन थोड़ा सा फास्ट में। अब जैसे आइसोमेरिज्म में उतने लेक्चर नहीं लेंगे, जीओसी में उतने लेक्चर नहीं लेंगे, आपके पास सब कुछ लिखा लिखाया है, बस कॉपी खोल के रखना है और समझना है, सुनना है पूरा, ठीक है? सेम जैसे अब IUPAC पूरा पढ़ा पढ़ाया है, बस आपको समझना है और नए क्वेश्चन लगाने हैं। नोट्स के तो क्वेश्चन लगे लगाए हैं, नोट्स के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, नए क्वेश्चन लगाने हैं इसके बाद, वो मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? वो मैं आपको एक नए क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जिसमें मिक्स होगा, कुछ बहुत आसान भी दिखेंगे, कुछ बहुत डिफिकल्ट भी दिखेंगे, कुछ मीडियम भी दिखेंगे, ठीक है? और वो एक बार ये खत्म होने के बाद दूसरा साइकिल फिर से चालू होगा। तो दूसरा साइकिल जनवरी से मार्च वाला चालू होगा, ठीक है? कोशिश करेंगे जनवरी से 15 मार्च तक उसको वापस से दूसरी बार ऑर्गेनिक कर ले, ठीक है? फिर मार्च के बाद फिर भी कुछ बचता है तो फिर आपके पास वो महा वन शॉट तो है ही, ठीक है? महा वन शॉट आएगा एक, तो महा वन शॉट में कर लीजिएगा आप। उसके बाद भी नहीं हुआ तो एग्जाम से 2 दिन पहले भी एग्जाम का एक होता है ना, कि टीचर भी जग रहा है, बच्चा भी जग रहा है ना? कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर वो शायद मैं ना लूं, वो कोई और टीचर लेंगे, वो सब बकवास चीजें मैं नहीं करता, ठीक है? क्वेश्चन मैं करा दूंगा जरूर, एग्जाम में जाने से पहले 400-500 क्वेश्चन में जरूर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? पूरे ऑर्गेनिक का, स्टार्टिंग फ्रॉम BOC टू बायोमोलिक्यूल 400-500 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? अब 400-500 क्वेश्चन यहां कराएंगे तो तुम सर ये वो, सर वॉशरूम जाना है तो समोसा खाना है तो मुंह धोना है, तो ज्यादा बेहतर होगा कि जहां आपकी आवाज ना पहुंचे वहां से कराया जाए, है ना? चलिए शांत, लिखो हेडिंग SN1 में हाँ, बोलने दो यार, अच्छी बात है। यार तुम लोग कैसे लोग हो यार, एक समोसा के पीछे तुम लोग जान दिए पड़े हो। बोर्ड हाँ, साथ साथ में लिखते रहना है, साथ साथ में लिखते रहना है और समझते रहना है, समझ समझ के सब कुछ लिखना है, एक एक स्टेप। आइए बोर्ड पे देखते हैं। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले समझना है। SN1 SN2 तो बाद की बात है, पहले ये समझो कि ये SN क्या है। SN में जो S है वो है सब्स्टिट्यूशन, N हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। तो किसी भी रिएक्शन में अगर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल दिया है CH3Cl, छोटा सा एक एग्जांपल लिया हेलो एल्केन का CH3Cl। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या आपको माइनस दिख रहा है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या प्लस दिख रहा है? अच्छी बात है, मोर पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। क्या यहां पे न्यूक्लियोफाइल जाएगा? अब मान लो मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया है वाटर। न्यूक्लियोफाइल होता क्या है पहले इसको समझिए। ऐसा कंपाउंड जिसमें या तो लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें या तो लोन पेयर हो या तो कोई माइनस चार्ज आपको दिख जाए, वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल है तो क्या हमेशा इलेक्ट्रोफाइल में जाके जुड़ेगा? अगर माइनस चार्ज है तो क्या प्लस में जाके जुड़ेगा? तो देखो क्या यहां पे प्लस कौन दिख रहा है? CH3 प्लस। तो होता क्या है, देखो CH3 से जाके इसमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल छुपा हुआ है? OH। इसमें छुपा हुआ है OH। अब देखो क्या यहां से H प्लस निकला होगा? क्या यहां से Cl माइनस निकला होगा?
तो क्या ये प्लस और माइनस मिलके भी एक बाई प्रोडक्ट बन जाएगा? HCl। हुआ क्या, बोर्ड पे ध्यान से देखो, ये जो हमने हेलो एल्केन लिया है जिसको हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, इस हेलो एल्केन में क्या न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया है? इस हेलो एल्केन में चूंकि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई भी ऐसा रिएक्शन जहां पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोर्ड पे देखिए, SN1 हो चाहे SN2 हो, रिएक्शन सेम होने वाला है, प्रोडक्ट सेम बनने वाला है। SN1 में भी सेम रिएक्शन होगा, SN2 में भी सेम रिएक्शन होगा, यहां भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, वहां भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, यहां भी प्रोडक्ट सेम बनेगा, वहां भी प्रोडक्ट सेम बनेगा। मैकेनिज्म अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, यहां प्रोडक्ट बनने का तरीका अलग है, वहां प्रोडक्ट बनने का तरीका अलग है। SN1 अलग तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा, कैसे बनाएगा आइए समझते हैं। देखो यहां का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा ध्यान से समझना है। SN1 में क्या होता है, 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में, इसको स्टेप 1 बोल रहे हैं, पहला स्टेप बॉन्ड ब्रेकिंग का होता है, पहले स्टेप में बॉन्ड टूटता है। स्टेप 1 में बॉन्ड टूटा, अच्छा बॉन्ड टूट के बनेगा क्या? क्या Cl माइनस और CH3 प्लस बनेगा? तो बॉन्ड टूट के यहां पे देखो, क्या CH3 प्लस बनेगा और क्या यहां पे Cl माइनस बनेगा? तो सबसे पहले स्टेप में क्या कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा? तो SN1 में 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, 2 स्टेप में पूरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। पहले स्टेप में टूट के माइनस और प्लस बनेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस बन गया। अब एक बार कार्बोकेटाइन, अच्छा बॉन्ड टूटने का प्रोसेस क्या है? स्लो स्टेप होगा भाई, बॉन्ड आसानी से थोड़ी टूट जाएगा, धीरे धीरे टूटेगा, एनर्जी देने पे, एनर्जी बढ़ाओगे तब जाके टूटेगा, स्लो स्टेप होगा। किसी रिएक्शन का स्लो स्टेप क्या बोलते हैं? RDS। और स्लो स्टेप में अगर इंटरमीडिएट बनता है उसी को इंटरमीडिएट बोलते हैं, स्लो स्टेप में जो बनता है उसी को इंटरमीडिएट बोलेंगे। चलो तो यहां पे इंटरमीडिएट कौन बन गया? कार्बोकेटाइन। जब जब कार्बोकेटाइन बनता है क्या रीअरेंजमेंट होगा? तो यहां भी कार्बोकेटाइन बनेगा और रीअरेंजमेंट होगा। एक बार पूरा रीअरेंजमेंट हो जाए, फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है बेटा, ये जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है वो अपना अटैक करेगा। भाई न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या अटैक होगा? अटैक होके क्या, कौन सा न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाएगा? OH। और क्या निकल जाएगा यहां से? H प्लस Cl माइनस से मिल जाएगा क्या, और क्या रिलीज कर देगा? HCl। तो फाइनल प्रोडक्ट बन गया क्या? सेम। लेकिन प्रोडक्ट क्या एक स्टेप में बना या 2 स्टेप में बना? 2 स्टेप में। पहले स्टेप में क्या बना? कार्बोकेटाइन। दूसरे स्टेप में क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल अटैक। पहले स्टेप में प्लस चार्ज बना, दूसरे स्टेप में माइनस का अटैक हुआ, बस यही हुआ है। ठीक है, ये हुआ SN1 में प्रोडक्ट बनाने का तरीका। अब SN2 कैसे बनाता है ये समझो, तब आपको क्लियर हो जाएगा। SN2 समझो, SN2 और आसान है। ये क्या कहता है, CH3Cl जो है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, यहां पे क्या होता है, कोई भी 2 स्टेप का मैकेनिज्म नहीं होता है। यहां पे ऐसा नहीं होगा कि कार्बोकेटाइन बनेगा फिर माइनस का अटैक होगा, नो, एक ही स्टेप में पूरा प्रोडक्ट बन जाता है। दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन जिससे पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब यहां से OH माइनस निकलेगा और किस पे जाके जुड़ जाएगा? इस कार्बन पे। OH माइनस निकलेगा और इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। साइमल्टेनियस रिएक्शन होता है, जिस स्पीड से OH माइनस इससे जुड़ रहा होता है उसी स्पीड से Cl माइनस यहां से टूट रहा होता है। एक तरफ से जुड़ेगा, दूसरी तरफ से टूटेगा। तो OH माइनस देखो लेफ्ट साइड से जुड़ रहा है और Cl माइनस राइट साइड से टूट रहा है यहां से। तो फाइनली आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3OH बन जाएगा क्या? साथ में जो Cl माइनस निकला है क्या वो HCl से H से मिलकर HCl बना लेगा? तो देखो SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, दोनों में प्रोडक्ट सेम है, दोनों का प्रोडक्ट सेम है, दोनों में न्यूक्लियोफाइल ही सब्स्टिट्यूट हो रहा है, बट तरीका अलग है। पहले वाले में 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, दूसरे वाले में 1 स्टेप में रिएक्शन होगा। SN1 इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन। और SN2 कैसा स्टेप रिएक्शन होगा? 1 स्टेप रिएक्शन। इट इज अ 1 स्टेप रिएक्शन, 1 स्टेप रिएक्शन बता रहा हूं सब कुछ। इट इज अ 1 स्टेप रिएक्शन। अब ध्यान दीजिए, 2 स्टेप रिएक्शन में जो यहां स्टेप 1 है
इसमें क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया। और दुनिया में जब जब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, क्या रीअरेंजमेंट होगा? तो यहां भी बेटे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, एक बार रीअरेंजमेंट करके वो हाईली स्टेबल बन जाएगा, उसके बाद स्टेप 2 में क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? तो NU माइनस यहां पे जाके अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल को क्या लिखते हो? NU माइनस। यहां पे एक स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप रिएक्शन में NU माइनस अटैक, NU माइनस अटैक एंड Cl माइनस रिलीज। NU माइनस अटैक भी कर रहा है और Cl माइनस वहां से रिलीज भी हो रहा है, हैपेंस साइमल्टेनियसली। ये दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। जिस स्पीड से OH माइनस जुड़ेगा उसी स्पीड से Cl माइनस टूटेगा, तो हैपेंस साइमल्टेनियस, है ना। एक और चीज, अब बोर्ड पे देखो, यहां पे भी हमने न्यूक्लियोफाइल लिया है और वहां पे भी न्यूक्लियोफाइल लिया है। ध्यान से, न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर रहा है, वहां भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और सब्स्टिट्यूट कर रहा है। लेकिन क्या यहां पे हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे? क्यों? क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे तभी तो वो इंतजार करेगा पहले कार्बोकेटाइन बन जाए, पहले रीअरेंजमेंट हो जाए, तब सेकंड स्टेप में आके अटैक करना है। लेकिन यहां वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो काम नहीं चलेगा, यहां पे तो तुरंत अटैक करना है, तो हमें यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल दोनों जगह है, लेकिन यहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? यहां पे स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन बनने का इंतजार करना है, यहां पे पहले कार्बोकेटाइन वगैरह बन जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तब अटैक करना है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा, सुस्त न्यूक्लियोफाइल, लेजी न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा, कि जो आराम से पहले इंतजार कर रहा हो। एक बार कार्बोकेटाइन बनने देते हैं, फिर अटैक करेंगे स्टेप 2 में। लेकिन क्या यहां पे इंतजार करना है या तुरंत अटैक है? तो तुरंत अटैक है तो यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा। तो SN2 रिएक्शन करता है लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से, क्योंकि फटाफट अटैक करना है। लेकिन ये बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा। इनफैक्ट यहां पे हम न्यूक्लियोफाइल लेते ही नहीं, इनफैक्ट यहां पे हम न्यूक्लियोफाइल लेते ही नहीं है। जो सॉल्वेंट होता है ना, वही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाता है। ये इतना, आप देखो ध्यान से, अगर आप इस रिएक्शन की बात करो तो क्या यहां पे, ये दूसरा पॉइंट है या तीसरा पॉइंट है, क्या यहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल लोगे, जिसको हम लोग याद रखने के टर्म्स में क्या हम लोग लेजी न्यूक्लियोफाइल बोलते, जो अटैक आसानी से नहीं कर रहा हो, पर इस सुस्त पड़ा है कि कार्बोकेटाइन बनने देते पहले, रीअरेंजमेंट करने देते पहले। एक बार रीअरेंजमेंट वगैरह हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया, तब आसानी से अटैक करेंगे जाके, तो एकदम लेजी न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन क्या यहां पे पहले ही स्टेप में जाके अटैक कर देना है? तो पहले ही स्टेप में अटैक कौन करेगा? जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। पहले अटैक में ये होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एकदम क्लियर है? चलिए, तो वीक एंड लेजी न्यूक्लियोफाइल है, वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, यहां पे इतना वीक लेते हैं कि बेटा सॉल्वेंट ही वीक लेते नहीं है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल अलग से लेते नहीं है, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो सॉल्वेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये इतना वीक न्यूक्लियोफाइल होता है कि सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ठीक है, यहां पे सॉल्वेंट काम नहीं करेगा, यहां पे न्यूक्लियोफाइल इज टेकन, न्यूक्लियोफाइल हमें अलग से लेना पड़ता है। यहां पे हमें वीक न्यूक्लियोफाइल, लेजी न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा, वहां पे हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा। हाँ, सब पहले खत्म होने के बाद पता चलेगा। पहले एक बार पूरा टॉपिक को पढ़ लीजिए, फिर पता लगेगा दोनों अलग क्यों हो रहा है, वो लास्ट स्टेप में पता चलेगा। न्यूक्लियोफाइल नहीं, वो लिविंग ग्रुप है, पढ़ाएंगे। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो हम अलग से माइनस चार्ज या लोन पेयर वाला लेते हैं। क्या ये अलग से थोड़ी हो, तो रिएक्टेंट में लगा हुआ है पहले से। हम अलग से जो कंपाउंड लेते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज या न्यूक्लियोफाइल होगा, बाहर से आकर अटैक करेगा, वो है न्यूक्लियोफाइल। यहां पे वीक एंड लेजी न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एक और चीज, अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बोकेटाइन। तो रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। तो
रेट ऑफ SN1 क्या मैं लिख दूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन 3 डिग्री का ज्यादा होता है या 1 डिग्री का? 3 डिग्री का। तो लिख लीजिए रेट ऑफ SN1 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का कम होगा क्योंकि ये थोड़ा सा कम स्टेबल बनाया है, और 1 डिग्री वाला एकदम कम होगा क्योंकि ये अनस्टेबल बना देता है। अब SN2 का रेट कैसे पता करो? उसमें तो इंटरमीडिएट बना ही नहीं भाई, यहां तो इंटरमीडिएट बना ही नहीं, यहां का रेट आप कैसे पता करोगे? देखो ध्यान से भाई, यहां पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। कब अटैक करेगा? जब यहां भीड़ भाड़ हो या जब यहां खाली हो? जब यहां स्टीरिक क्राउडिंग होगा तब अटैक करेगा, तो रिपल्सन होगा। लेकिन अगर स्टीरिक क्राउडिंग नहीं है तो क्या आसानी से अटैक हो जाएगा? तो इसलिए यहां जो रेट होगा, रेट ऑफ SN2, तब ज्यादा होगा जब क्राउडिंग कम हो, तब रेट ज्यादा होगा जब यहां पे स्टीरिक क्राउडिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए, कम हो जाए। रेट ऑफ SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक क्राउडिंग। अच्छा, तो क्या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्शन करेगा SN2 में, और 2 डिग्री कम करने लगा है क्योंकि क्राउडिंग हो गया? क्या 3 डिग्री और कम करने लगा है क्योंकि आपका सबसे ज्यादा क्राउडिंग हो गया? क्राउडिंग होने से रिपल्सन हो गया, रिपल्सन होने से अटैक नहीं कर पा रहा है। अब देखो यहां जो SN1 बोला गया, इस 1 का मतलब क्या है? SN2 बोला गया, इस 2 का मतलब क्या है? SN तो आप समझ गए, एक क्या? नहीं, आइए ध्यान से। SN1 आप काइनेटिक्स के अंदर 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पढ़ोगे। एक रिएक्शन का ऑर्डर होता है, हर रिएक्शन का ऑर्डर होता है, चाहे ऑर्गेनिक का हो, इनऑर्गेनिक का हो, फिजिकल का हो, रिएक्शन का ऑर्डर होता है। उसी तरह इस रिएक्शन का भी ऑर्डर होता है। तो बेसिकली जो 1 है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर को। तो ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन इज 1। यहां पे ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन इज 2 ऑर्डर। जब आप ऑर्डर पढ़ते हो तो क्या मोलिकुलरिटी भी पढ़ाया जाता है? तो यहां पे मोलिकुलरिटी भी इस रिएक्शन का क्या होता है? 1। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी याद करना है। ऑर्डर इज 1, मोलिकुलरिटी इज 1, ऑर्डर इज 2, मोलिकुलरिटी इज 2। ऑर्डर क्या है? काइनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स के लिए इंतजार करिए। हाँ, OH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। नहीं, वो बस रेफरेंस के लिए है, आगे पढ़ाएंगे। अभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल का चार्ट बनवाएंगे, ये रेफरेंस के लिए है बस आपको मैकेनिज्म समझाने के लिए। बाकी मैं चार्ट बनवाऊंगा अलग से, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है उसका चार्ट बनूंगा। अब देखो, ऑर्डर हो गया 1, मोलिकुलरिटी हो गया 1, ऑर्डर 2, मोलिकुलरिटी 2। इस 1 का अब हमारे एग्जाम में क्या मतलब आएगा, हमारे लिए क्या मतलब है? ये जो SN1 है ना, वो यहां पे लिखा हुआ है यूनिमोलिक्यूलर, मतलब ये एक मोलिक्यूल से रिएक्शन हो जाता है। ये रिएक्शन केवल और केवल एक मोलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये रिएक्शन 2 मोलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, बाई मोलिक्यूल, 2 मोलिक्यूल मिलकर रिएक्शन होता है। जरा देखो बोर्ड पे, एक मोलिक्यूल से रिएक्शन होता है इसका मतलब क्या हम यहां न्यूक्लियोफाइल लेते हैं या सॉल्वेंट ही ले लेते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाए, सॉल्वेंट ही ले लेते हैं। तो हम ओरिजिनली ले क्या रहे हैं? अल्काइल हैलाइड, दूसरा तो कुछ ले नहीं रहे। सॉल्वेंट तो हर रिएक्शन में लेना पड़ता है, तो हम यहां पे केवल एक मोलिक्यूल लेते हैं, सॉल्वेंट तो अपने आप ही लेना पड़ता है। तो एक मोलिक्यूल से क्या ही रिएक्शन हो जाता है। लेकिन क्या यहां पे हमें न्यूक्लियोफाइल सेपरेटली लेना पड़ता है? ये भी लेना पड़ेगा और साथ में न्यूक्लियोफाइल भी लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट तो होगा ही होगा, ये भी लेना पड़ेगा, वो भी लेना पड़ेगा। मतलब यहां पे केवल अल्काइल हैलाइड लोगे और सॉल्वेंट तो होगा तो रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन यहां पे अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल भी लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट तो होगा ही होगा, सॉल्वेंट के बिना रिएक्शन कहां होता है? तो यहां पे SN1 में केवल एक मोलिक्यूल से रिएक्शन हो जाता है, SN2 में 2 मोलिक्यूल से रिएक्शन होता है। तो SN1 में
रिएक्शन कैसे होगा, ध्यान से देखिए। SN1 में रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है वो? अल्काइल हैलाइड। और यहां पे SN2 में जो रिएक्शन होता है, इट डिपेंड्स ऑन टू मॉलिक्यूल। कौन कौन से दो मॉलिक्यूल हैं? एक तो आपके पास बन जाएगा अल्काइल हैलाइड और दूसरा आपके पास बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। चलिए जल्दी लिखिए। अब आपको सीखना है सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट सीखोगे, फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी सीखोगे, लिविंग ग्रुप सीखोगे। कल क्या क्या खाया तुमने पार्टी में? क्या हुआ था? अच्छा, बीएन सर ने पार्टी नहीं दी है? पहले ले लो यार, तब तुम शोर मचाना। मुझे लगा तुमने ले लिया है। हाथ धोगी। पहले बीएन सर से ले लो पार्टी वार्टी, उसके बाद। पहले खिला चुके हैं तो इस बार नहीं लोगे तुम लोग? ठीक है ठीक है, मैं भी तुम्हें बहुत कुछ देता हूं आशीर्वाद के फॉर्म में। इधर 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 आओ। छोटे मोटे समोसे में क्या रखा है बेटा? बड़ी चीज करेंगे अभी हम लोग। ताज में चलेंगे, ताज में चलेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ चलो चलो इधर आओ। SN1 SN2 में हाँ, जल्दी 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 लिखो। पार्टी वार्टी तो यार सब। पुष्पा लगी, वो रिलीज हो गया क्या? पुष्पा 2 चला क्यों? जाना चाहिए ना पुष्पा 2 देखने। अपने अपने पैसे से खरीदो और जाओ। समोसा खाने का मन कर रहा है आपको? जब यहां से छुट्टी होगी तो हरीलाल सामने पड़ता है। 14 रुपए का देता है शायद। आत्मनिर्भर बनिए। पार्टी वार्टी के लिए यार ये सब लोग अच्छे हैं। बीएन सर जल्दी पार्टी दे देंगे। इतनी वहां बोलोगे ना तो जल्दी हो जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, तरुण सर को बोलोगे दे दे। अब अब दादाजी वाली उम्र में ये सब तो दान पुण्य बनता भी है, दे दिया जाए, है ना? चलो इधर हो गया। हाँ हाँ, अब शांत शांत शांत। अब आओ SN1 का प्रोडक्ट देखो। बस बस बस, SN1 का प्रोडक्ट देखो। प्रोडक्ट क्या होता है? शांत, ध्यान। SN1 में वापस से वो रिएक्शन लिखते हैं और फिर आपको समझाते हैं। मान लो आपके पास एक प्रोडक्ट रिएक्शन लिखा हो CH3Cl। इसकी रिएक्शन हमने वाटर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कराई है। अब देखो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहां पे Cl- रिलीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा?
कार्बोकेटाइन, और यहां पे क्या बन गया, Cl माइनस। ठीक है, अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, ध्यान से देखना, दिस इज स्टेप 1। ये जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है, कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, पढ़ा रखा है। sp2 होता है, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल सारे के सारे sp2 होते हैं। और कार्बोकेटाइन चूंकि sp2 होता है, तो sp2 क्या प्लेनर स्ट्रक्चर होता है? प्लेनर मतलब मान लो ये प्लेन है, प्लेन बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ध्यान से सुनना, प्लेनर बन चुका है sp2, तो क्या ऊपर से भी अटैक कर सकता है और क्या डाउनवर्ड अटैक भी हो सकता है? तो यहां पे आप देखोगे, चूंकि स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, NU अटैक होता है। NU अटैक क्या एक साइड से होगा या दो साइड से होगा? NU अटैक बेटे दो साइड से होगा, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। अपवर्ड अटैक भी होगा और डाउनवर्ड अटैक भी होगा। जैसे क्या, कैसे होगा जरा ध्यान से देखना। ये CH3 माइनस, CH3 प्लस आपके पास कार्बोकेटाइन बना हुआ है, प्लेनर है। अब प्लेनर है, अब न्यूक्लियोफाइल को बेटा अटैक करना है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या यहां से OH माइनस निकलता है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या एक बार बेटे वेज पे अटैक करेगा, अपवर्ड प्लेन के बाहर, और एक बार क्या बेटे डैश पे जाके अटैक कर देगा, डैश पे जाके अटैक कर देगा। तो देखो SN1 में चूंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो दोनों तरफ से अटैक बनेगा, दोनों तरफ से प्रोडक्ट बनेगा। अटैक दोनों तरफ से होगा, प्रोडक्ट भी दोनों तरफ से बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मान लो यहां पे CH3 है, यहां पे H है, यहां पे PH है और यहां पे Cl लगा दो। ये हेलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन मैंने वाटर सॉल्वेंट से कराई, वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया हुआ है। अब देखो क्या होगा, क्या सबसे SN1 मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। तो सबसे पहले देखोगे तो यहां पे क्या ये कार्बोकेटाइन बना होगा, ये CH3 बनेगा, ये PH बनेगा, ये और ये क्या बन जाएगा, H। अब ये कार्बोकेटाइन क्या प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? दुनिया का हर कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, ये भी प्लेनर है। अब प्लेनर है तो देखो, एक बार अपवर्ड अटैक, एक बार डाउनवर्ड अटैक। एक बार बेटे जब अपवर्ड अटैक होगा तो क्या OH इस साइड जाके लगेगा, OH इस साइड जाके आपके पास लग गया, क्या ये बन गया। एक बार क्या बैक साइड अटैक होगा, यानी कि पीछे से अटैक हो जाएगा Cl के, तो देखो यहां पे जाके OH लग जाएगा, एक बार ये H हो जाएगा और ये PH है। देखो हुआ क्या, अगर नॉर्मल कार्बोकेटाइन बन रहा है तब तो बड़ा सिंपल है, एक वेज पे अटैक करेगा, एक बार डैश से, एक बार अपवर्ड एक बार डाउनवर्ड। एक बार जब ये फिशर बन रहा है, तो फिशर में अपवर्ड डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ, फिशर में एक बार आगे से और एक बार बैक साइड, एक बार Cl के साइड से अटैक होगा और एक बार Cl के अपोजिट साइड से अटैक होगा। तो जो Cl के साइड से अटैक होगा तो क्या ये बनेगा, और Cl के अपोजिट साइड से अटैक हो रहा है तो क्या ये बन रहा है। अब देखो Cl के साइड से अटैक हो रहा है तो क्या यहां पे इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रिटेंशन। ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। मतलब समझो, क्या Cl जिस साइड में था उसी साइड में OH है, क्या साइड रिटेन हो गया, और रिटेन हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन। लेकिन क्या यहां रिटेंशन के बजाय इन्वर्जन हो गया, उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया, तो इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो SN1 में चूंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, चूंकि प्लेनर बन रहा है इंटरमीडिएट, तो रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा, मतलब सेम साइड अटैक भी होगा, अपोजिट साइड अटैक भी होगा। SN1 में सेम साइड अटैक होगा तो क्या रिटेंशन बन गया, अपोजिट साइड अटैक हो गया। ऐसा रिएक्शन जहां पे सेम साइड अटैक भी हो, अपोजिट साइड अटैक भी हो, उसको रेसिमाइजेशन बोलते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों हो रहा हो, रिटेंशन भी इन्वर्जन भी, उस पूरे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। तो SN1 में कैसा प्रोडक्ट बनता है, रेसिमाइजेशन। उसमें रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा, Cl के साइड से भी अटैक होगा, Cl के अपोजिट साइड से भी अटैक होगा। हुआ समझ में, एक ही बात हो गया। अपवर्ड डाउनवर्ड ही, मतलब अगर ऐसा प्लेन है तो एक बार अपवर्ड एक बार डाउनवर्ड। भाई ऐसा प्लेन है मतलब Cl कहीं इधर लगा होगा पहले से, तभी तो Cl हट के प्लेनर बन गया, तब अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब फिशर में Cl इधर लगा हुआ है, भाई पहले वाले जो था वो ऐसे समझा रहा था अपवर्ड और डाउनवर्ड, मान लो फिशर बना दिया तो अब ऐसा लगा हुआ है Cl, तो एक बार Cl के साइड एक बार इस साइड, इसका अपवर्ड डाउनवर्ड ये हो गया, खत्म। तो दिस इज Cl के साइड भी लगाओगे और Cl के अपोजिट साइड भी लगाओगे और इसको क्या बोलोगे, रेसिमाइजेशन। बट
अब आपके पास एक सवाल आया कि सर दोनों बनेगा, मेजर कौन है? SN1 में इन्वर्जन ज्यादा होता है या रिटेंशन ज्यादा होता है? पहली बात ध्यान से देखिएगा, दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है। पहले तो मेजर माइनर आप नहीं बोल सकते, अब होता है ऑलमोस्ट का मतलब क्या है? तो देखो, एक बनता है 51% और एक बनता है 49%। कौन ज्यादा बनता है? रिटेंशन ज्यादा या इन्वर्जन ज्यादा? प्रीवियस ईयर का सवाल है, आया हुआ है। ओके 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 ओके, यहां पे एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो जो इनका आंसर है वो सही है कि 50-50 बनता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 50-50 बनता है, जितना रिटेंशन उतना ही इन्वर्जन, जितना फ्रंट साइड अटैक उतना ही बैक साइड अटैक। ठीक है, बट अगर आप रेफरेंस बुक्स, इसलिए मैंने बोला प्रीवियस ईयर में, बहुत पुराने 2010-11 में एक सवाल आया था, ठीक है, SN1 में, तो वहां पे हल्का सा ज्यादा बनता है इन्वर्जन, हल्का सा ज्यादा, बोला 51%, 1% ज्यादा होता है इन्वर्जन और रिटेंशन हल्का सा कम होता है। तो अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा तो आ सकता है कि कौन ज्यादा बनेगा, तो 1% ज्यादा बनता है इन्वर्जन। ठीक है, बैक साइड अटैक फेवरेबल होता है। ठीक है, अब आ जाओ SN2, बोर्ड पे देखना, बाद में लिखना। SN2 में सेम मैंने लिया है CH3Cl, और यहां पे इस बार CH3 को मैंने थोड़ा ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्मूला में लिख दिया है, CH3Cl लिख दिया। अब मैंने कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लिया OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी सॉल्वेंट ले लिया है। चलिए, अभी सॉल्वेंट डिस्क्लोज नहीं करते, लिया होगा कोई सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल ले लिया सेपरेटली। ठीक है, अब SN2 में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि क्या जिस स्पीड से OH माइनस जुड़ेगा उसी स्पीड से Cl रिलीज कर जाएगा। अच्छा, लेकिन SN2 जो है ना, ऑलवेज प्रेफर्स बैक साइड अटैक, ऑलवेज प्रेफर्स बैक साइड अटैक। रीजन समझो इसका, अगर मान लो इसी साइड से आया तो क्या रिपल्सन होगा? भाई Cl भी थर्ड पीरियड का है, बड़ा ग्रुप है, तो क्या अगर OH इधर आएगा तो क्या रिपल्सन करेगा? अब इसको रिपल्सन नहीं करवाना है तो क्या ये अपोजिट साइड से आएगा, क्योंकि अपोजिट साइड में क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, छोटे छोटे ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो OH हमेशा से बैक साइड से प्रेफर करेगा इसको, न्यूक्लियोफाइल जो है बैक साइड में जाके अटैक करेगा कार्बन पे। अच्छा, अब कैसे होगा ध्यान से, तो Cl जिधर था क्या अपोजिट साइड में जाके OH लग गया है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन गया, और तीनों हाइड्रोजन जो थे वो देखो यहां पे इन्वर्ट हो गए। देखो क्या हुआ, पहले तीनों हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में थे, लेकिन जब अटैक किया तो तीनों हाइड्रोजन उस साइड मुड़ गए। आपने वो देखा है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला छाता, हाँ, तो देखो पहले ये छाता मान लो कुछ ऐसा था, ये छाता कुछ ऐसा था, ठीक है। अब आप छाता लेके बाहर गए और बारिश हो रही है खूब तेज, है ना, मान लो स्टाइल मारने के लिए आपने किसी को बोल दिया कि चलो तुमको छोड़ देता हूं, फिर तो गड़बड़ी हो जाएगा काम। मान लो अभी तेज हवा चल रही है, तो आप तो ऐसे करके चल रहे हो और हवा इधर ही से चल रही है, तो क्या होगा? उड़ेगा नहीं, छाता वही रहेगा, पलट जाएगा, पलट जाएगा, और फिर जो आप चाह रहे थे वो हो ही गया फाइनली। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, क्या ये अम्ब्रेला की तरह, बोर्ड पे, क्या ये अम्ब्रेला की तरह इन्वर्जन हो रहा है? तो एसेंटो रिएक्शन में, इसीलिए इसका नाम होता है अम्ब्रेला इन्वर्जन। एसेंटो रिएक्शन में क्यों इसको, ये अम्ब्रेला छाता ऐसे थोड़ी है कि शौक लगा था भाई, इसमें लॉजिक है इसलिए पढ़ाया। व्हाई इट इज नोन एज अम्ब्रेला इन्वर्जन, व्हाई इट इज नोन एज अम्ब्रेला इन्वर्जन? SN2 में बैक साइड अटैक होगा, तो बैक साइड अटैक होने से देखो OH तो लग गया Cl के अपोजिट साइड में, ये जो हाइड्रोजन थे उसका इन्वर्जन हो जाता है, क्योंकि अगर एक ही, अच्छा मान लो 3 हाइड्रोजन इधर ही है और इधर ही OH लगा दो, क्या रिपल्सन हो जाएगा? 4-4 ग्रुप आगे एक ही साइड, रिपल्सन हो जाएगा, तो बाकी के तीनों ग्रुप इन्वर्ट हो जाते हैं और उस तरह से बन जाते हैं। ठीक है, अब ये अम्ब्रेला इन्वर्जन इसको बोला जाता है, दिस इज नोन एज अम्ब्रेला इन्वर्जन।
अच्छा, इसको एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बहुत मेहनत करके खोले थे बेचारे, खोजे थे। तो आपको वॉल्डेन इन्वर्जन भी बोला था, वॉल्डेन के नाम पे वॉल्डेन इन्वर्जन। तो बारिश के दिन बारिश हो, अच्छा बीत के चला गया बेचारा। कोटा में जब हम लोग पढ़ा करते थे, वही तो एक समय हुआ करता था। कोटा में हम लोग पढ़ते थे ना, तो हम लोग के जो दोस्त थे, मैं अपनी दोस्तों की कहानी आपको सुनाता हूँ। तो मेरी नहीं है वो, मेरी नहीं है, मेरी दोस्तों की कहानी है। सुनो 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 तो, सुन तो लो। तो वहां पे एक सुधा रेसिडेंसी था, बड़ा फेमस है, अभी भी जाओगे तो सुधा रेसिडेंसी गर्ल्स के लिए बहुत फेमस रेसिडेंसी। तो वहां पे क्या होता था, हम लोग पढ़ते थे उस समय, करियर पॉइंट आप जानते हो। तो मैं वहां पढ़ाया भी हूँ, पढ़ा भी हूँ। तो मैं वहां पढ़ा भी हूँ 2012-13 में, ठीक है। तो पढ़ाया था 19 में। तो जब मैं पढ़ रहा था वहां पे, तो बहुत फेमस रेसिडेंसी था, बहुत महंगा रेसिडेंसी था, सुधा उसका नाम था, सुधा रेसिडेंसी। बड़ा बड़ा आर्किटेक्ट उसका बड़ा अच्छा था, लाइट वाइट लगा के एकदम बाहर से ही दिख जाएगा। तो वो नहीं होता है औकात से बाहर वाली चीज, वो था वो। तो वहां पे क्या होता था कि वहां रेंट वेंट स्टार्ट ही होता था, सुनने में आता था, हम कौन सा वहां रह रहे थे, लड़कियां रहती थी उसमें। सुनने में आता था कि 25-30 हजार रुपए मंथली में लोग रहते हैं वहां पे आराम से, बढ़िया। तो तुम बड़ा छोड़ के आए हो वहां पे, है ना। तो जब भी बारिश होता था, तो हम लोगों का एक दोस्त था। तो हम लोग का दोस्त क्या करता था, वो गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, छाता तो उसके बैग में रहेगा ही, पता नहीं कब आ जाए इस्तेमाल। तो वो भाई जैसे ही खत्म हुआ, सब ऐसे उधर बैठता था कि कॉर्नर में, वहां तो 200 की क्लास होती है और बड़ी होती है। तो एकदम सबका बैग वैग हटाते हुए टीचर से पहले निकला, और जाके हम लोग देख रहे हैं तो वहां लेके खड़ा है, कोई एक दिख जाए कि मुझे बस पहुंचाने का मौका मिल जाए उसको, है ना। तो हमने देखा है उसको कि 2-3 महीने में कम से कम वो 7-8 लोगों को पहुंचा गया, फिर ले आया, फिर पहुंचाया, फिर ले आया। अभी बेचारा, अब शादी हो रही है उसकी, और उसमें वो 6-7 नहीं है। आ, ये कौन है भाई? ये समाज सेवा कर रहा था। उसके उसके पापा का भी मेडिकल का दुकान है, वो तो बच गया। तो वो तो बच गया कि भाई अपना फैमिली बिजनेस संभाल लेगा। लेकिन तुम क्या करोगे फिर? छाता का बिजनेस कर लेगा। चलो लिख लो। दोस्त का नाम बताओ। नहीं नहीं, मैं बहुत सीधा था, पढ़ने वाला लड़का था। बच्चे क्या हो रहा है? हो गया तुम लोग का? मैंने कहा चीटिंग कर लिया?
हम लोग करेंगे 20 लेक्चर के बाद। आफ्टर 20 लेक्चर्स विल डू अ नाइस पार्टी। शांत 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 शांत। हो गया लगता है? मुंह बंद करके लिखो फटाफट। अब यहां पे एक सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सॉल्वेंट नहीं, इक्वल अमाउंट नहीं बनता है, 50-50% बनता तो एनेंटियोमर होता है। देखो एनेंटियोमर का डेफिनेशन, इक्विमोलर मिक्सचर। एनसीईआरटी के हिसाब से बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं है कि 51-49 है, तो मान के चलते 50-50 है। क्वेश्चन आएगा नहीं, आए गया तो एनसीईआरटी के हिसाब से लिखना है इक्वल अमाउंट, तो फिर एनेंटियोमर। हाँ ध्यान रखना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह ना पढ़ रहा हो, ठीक है, वो सब ना हो रहा हो, तब एनेंटियोमर होगा। खैर आइए आगे तो बढ़े भाई। चलो लिखो, अब सॉल्वेंट के लिए सॉल्वेंट हेडिंग डाल दो। सॉल्वेंट क्या होता है, पहले अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे और फिर हम आगे की रिएक्शंस पढ़ेंगे। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है और रिएक्शन में क्यों जरूरी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बिना सॉल्वेंट के रिएक्शन नहीं हो सकता। कोई भी रिएक्शन बिना सॉल्वेंट के नहीं होता, हर रिएक्शन में सॉल्वेंट जरूरी होता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या करता है रिएक्शन में, व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक मीडियम है, जैसे आपने पढ़ा होगा कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, वहां पे कैटलिस्ट एक मीडियम है जहां पे सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं। वैसे ही सॉल्वेंट एक मीडियम होता है जो जहां पे सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो उसमें सॉल्वेंट का काम होता है एक्ट्स एज अ मीडियम। फॉर अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसका काम है मीडियम प्रोवाइड कराना। अब ये दो तरह का होता है, पहला होता है आपके पास पोलर प्रोटिक और दूसरा होता है आपके पास पोलर एप्रोटिक। दो तरह का सॉल्वेंट होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा पीपीएस बोला जाता है। और दूसरा आपको पढ़ना है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पीएएस बोला जाता है। अब कौन सा ऐसा सॉल्वेंट है जिसको पोलर प्रोटिक बोलोगे, तो देखो डेफिनेशन तो बहुत बड़ी बड़ी है, उसको भूल जाओ। जहां H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा मिल जाए उसको पोलर प्रोटिक बोल देना। कोई भी ऐसा सॉल्वेंट हो जहां H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्डेड हो, H is bonded to more electronegative, H is bonded to more electronegative atom, वैसे सॉल्वेंट को क्या बोल देंगे, पोलर प्रोटिक। और जहां पे H बॉन्डेड नहीं हो, H is not bonded to more electronegative, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पोलर एप्रोटिक। तो ये हो जाएगा पोलर प्रोटिक और दूसरा हो जाएगा पोलर एप्रोटिक। खैर पोलर प्रोटिक के सॉल्वेंट तो सदाबहार है, H2O, NH3 है ना, ROH, PHOH, डॉट डॉट डॉट, ये समझना बहुत आसान है ना। जहां भी H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो, जैसे फ्लोरीन से जुड़ा हो, आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तो जहां भी FON से जुड़ा हो हाइड्रोजन, वहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि जहां एसिडिक हाइड्रोजन हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और जहां एसिडिक एक्टिव H नहीं हो वो पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक का एग्जांपल आपको रटना है, DMS, DMA, DMF और HMPA, ये आपको रटना है। इसका शॉर्ट टर्म भी रटना है और फुल फॉर्म भी रटना है।
इसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। यहां पे हाइड्रोजन कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं जुड़ा है, तो डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड आप देखेंगे, दिस इज डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। हाइड्रोजन कहीं भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं जुड़ा है। डीएमए आपको याद करना होगा, डाई मिथाइल एसीटामाइड। तो एसीटामाइड बनाओगे तो दैट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, लेकिन NH2 में से 2 हाइड्रोजन हटा के 2 मिथाइल लगा दो, डाई मिथाइल एसीटामाइड। उसी तरह डीएमएफ होता है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड बनाओगे HCOO NH2, NH2 के दोनों हाइड्रोजन हटा के डाई मिथाइल बना दो। HMPA हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड, इसको कई जगह हेक्सा मिथाइलिन भी लिखा होगा, एक ही बात, फॉस्फोरामाइड। हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड P डबल बॉन्ड O, यहां पे NH2, यहां पे NH2 NH2, सारे हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगा दो, दिस विल बी योर हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड। इन सब में जितने भी पोलर एप्रोटिक हैं, एक चीज कॉमन है, वो क्या कॉमन है जरा देख के बताओ। जितने भी आपके पास पोलर एप्रोटिक हैं, चारों के चार, इनमें एक चीज कॉमन दिख रहा होगा, जितने भी हैं चारों के चार, सब जगह हाइड्रोकार्बन उसको सराउंड कर रहा है। देखो सबके कॉर्नर पे क्या है, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है ना, और नॉन पोलर वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, तो क्या हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा? ये भी हाइड्रोफोबिक, ये भी हाइड्रोफोबिक, ये सब हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक हैं तो पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे, ऑल आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, सब। अनटिल एंड अनलेस उसमें H बॉन्ड ना हो रहा हो, तब तक वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, ऑल आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। होगा ऑक्सीजन वाले साइड से। मैं एक कंपाउंड की बात करूं, मैं वाटर दिया ही नहीं, क्या ये, अगर मान लो ये इस कंपाउंड को मैं ले लूं, क्या ये पानी में सॉल्युबल होगा? मैं मान लो एक ड्रॉप इसका लूं, फॉस्फोरामाइड एसिटामाइड सल्फॉक्साइड का एक एक ड्रॉप पानी में लेता हूं, क्या वो अंदर चला जाएगा या ऊपर तैरेगा, फ्लोट करेगा? तैरेगा, क्योंकि इसको चारों तरफ से कौन घेर रहा है, हाइड्रोफोबिक। आपको देखने को भी C डबल बॉन्ड ऐसा लग रहा है, ऐसा होता नहीं है। ये N जो है इधर जाके CH3 बॉन्ड बनाता है, ये CH3 इस तरह से बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन है, लेकिन ये भी किससे घिरा हुआ है, मिथाइल से। ये ऑक्सीजन भी है, किससे घिरा हुआ है, मिथाइल से। सब कुछ किससे घिरा हुआ है, मिथाइल से। तो मिथाइल इसको चारों तरफ से घेरा होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इन नेचर बिकॉज इट इज सराउंडेड बाई हाइड्रोकार्बन। एक और बात अब यहां पे इंपॉर्टेंट, कौन ऐसा सॉल्वेंट है, प्रोटिक और एप्रोटिक में दोनों सोच के बताओ, कौन है जो केटाइन एनायन बनाएगा और कौन है जो केटाइन एनायन नहीं बनाएगा? प्रोटिक बनाएगा, प्रोटिक में H+ बना लेगा और O-, H+ और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस। तो पोलर प्रोटिक क्या करता है, इट ब्रेक्स इनटू केटाइन एनायन। पोलर प्रोटिक आराम से बेटा केटाइन एंड एनायन में ब्रेक हो जाता है, लेकिन पोलर ए प्रोटिक कभी भी केटाइन एनायन में ब्रेक होगा क्या, नहीं। तो पोलर ए प्रोटिक इट डू नॉट ब्रेक इनटू केटाइन एंड एनायन। एक और चीज, इट डू नॉट ब्रेक इनटू केटाइन एंड एनायन। एक और चीज, सॉल्वेशन के बारे में याद करो। सॉल्वेशन में क्या होता था, मान लो मैं Na+ लेता था, तो Na+ क्या चारों तरफ से वाटर उसको घेर लेता था, और वाटर का कौन सा पार्ट उसको घेरता था, क्या OH-। वाटर के पास दोनों एंड है, प्लस भी माइनस भी, कौन घेरेगा, माइनस। अच्छा मान लो Cl- है, उसको भी वाटर घेरेगा, कौन सा पार्ट घेरेगा, H+, उसको प्लस वाला पार्ट घेरेगा, ठीक है। तो जिस सॉल्वेंट में प्लस माइनस हो, वही तो प्लस माइनस को घेरेगा। जिसमें प्लस माइनस हो ही ना,
वो कैसे घेरेगा प्लस माइनस को? नहीं घेरेगा। फिर से ध्यान दीजिए, वाटर इस प्लस को क्यों घेर पा रहा, वाटर इस माइनस को क्यों घेर पा रहा? क्योंकि वाटर के पास अपोजिट चार्ज है। वाटर देखो ना, माइनस प्लस वाटर के पास दोनों एंड होता है, तो प्लस वाले को माइनस वाला एंड घेरेगा और माइनस वाले को प्लस वाला एंड घेर लेगा। अब जैसे मैं पोलर ए प्रोटिक की बात करता हूं, क्या इसमें प्लस और माइनस है या नहीं है? नहीं है। अब इसमें प्लस माइनस नहीं है तो क्या कभी भी केटाइन एनाइन को घेर पाएगा? नहीं। कौन घेर पाएगा? प्रोटिक, क्योंकि प्रोटिक में प्लस माइनस बन जाएगा और प्रोटिक में बन जाएगा तो ये प्लस माइनस को घेर लेगा। तो लिखो यहां पे, इट सॉल्वेट्स बोथ केटाइन एनाइन। ये केटाइन को भी सॉल्वेट कर लेगा क्योंकि इसमें क्या है, एनाइनिक पार्ट, और ये एनाइन को भी सॉल्वेट कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये केटाइन भी पार्ट है उसमें। भाई वाटर क्यों प्लस माइनस दोनों को घेर रहा हो? क्योंकि वाटर में प्लस भी है और माइनस भी है। उसी तरह पोलर प्रोटिक भी प्लस माइनस को घेरेगा क्योंकि प्रोटिक के पास भी प्लस है और माइनस है। लेकिन पोलर ए प्रोटिक क्या कभी सॉल्वेट कर पाएगा? नहीं, इट डू नॉट सॉल्वेट केटाइन। अब जरा सोच के बताओ, SN1 में सॉल्वेंट तो होगा, कौन सा? प्रोटिक की ए प्रोटिक? प्रोटिक, क्योंकि SN1 में क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। और जब केटाइन बन रहा था तो देखो Cl माइनस भी बन रहा था, CH3 प्लस और Cl माइनस, तो केटाइन भी बन रहा है, एनाइन भी बन रहा है, तो कैसा सॉल्वेंट लेंगे? प्रोटिक। लेकिन क्या SN2 में केटाइन एनाइन बना तो कैसा सॉल्वेंट लेंगे? ए प्रोटिक। खत्म कहानी। तो SN1 में जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो पोलर प्रोटिक होता है क्योंकि इसमें केटाइन एनाइन बन रहा है, और SN2 में पोलर ए प्रोटिक। तो आप कहीं भी जहां आपके पास जगह हो लिख लीजिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड और SN2 में पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। जहां पे केटाइन एनाइन बना है वहां पे केटाइन एनाइन वाला सॉल्वेंट लोगे, और जहां पे केटाइन एनाइन नहीं बना है वहां पे ए प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे। हो गया प्रोटिक सॉल्वेंट, ए प्रोटिक सॉल्वेंट। लिखना क्या है? SN1 में प्रोटिक सॉल्वेंट लिखना, उधर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लिखना, उसमें क्या है? अब लिखो लिविंग ग्रुप। नो भाई, अल्काइल हैलाइड क्या है? पोलर। तो कैसा सॉल्वेंट लोगे? पोलर। अलग अलग चीजें हैं। ए प्रोटिक में देखो पोलर है वो, भाई क्या नाम है इसका? पोलर ए प्रोटिक। केटाइन एनाइन में नहीं टूट रहा है, लेकिन ये केटाइन एनाइन में टूट जाएगा। अब लिखो लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या है? जरा नाम से क्या आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज लिविंग ग्रुप? हाँ, जो रिएक्शन में छोड़ के चला जाए उसको कहते हैं लिविंग ग्रुप। बोर्ड पे देखो, ये भाई जल्दी लिखो यार, तुम लोग फटाफट लिखो। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर ही रहा है, Cl माइनस लीव भी तो कर रहा है। भाई मान लो Cl माइनस लीव भी ना करे तो रिएक्शन कभी हो पाएगा? नहीं। भाई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अच्छी बात है, बट Cl माइनस लीव भी तो कर रहा है। तो Cl माइनस का लिविंग टेंडेंसी, अच्छा मान लो एक जगह Cl लगाए, एक जगह Br लगाए, एक जगह I लगाए, कौन जल्दी निकलेगा? I। वो वीक बॉन्ड है, आसानी से टूट जाएगा। अच्छा,
तो अब पढ़ो, लीविंग ग्रुप वो है जो रिएक्शन में लीव करके, वहां से ब्रेक करके, अपना बॉन्ड ब्रेक करके स्टेबल एनायन बनाए। लीविंग ग्रुप वैसे कंपाउंड हैं जो रिएक्शन से ब्रेक करके स्टेबल एनायन बनाता है। जैसे Cl अगर ब्रेक करेगा तो क्या Cl माइनस बनाएगा, Br ब्रेक करके Br माइनस बनाएगा, I ब्रेक करके I माइनस बनाएगा, Cl माइनस बी इनर्ट बन रहा है, Br माइनस बी इनर्ट बन रहा है, I माइनस बी इनर्ट बन रहा है। ये क्यों टूट रहा है? क्योंकि टूटने के बाद स्टेबल बन रहा है। लीविंग ग्रुप वो स्पेसीज हैं जो टूटने के बाद खुद स्टेबल बन जाते हैं, इसीलिए तो वो टूटा, अदरवाइज टूटता ही क्यों? तो लीविंग ग्रुप आर द स्पेसीज which breaks from reactant to make stable anion। लिखो इसको, लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप स्पेसीज which breaks from reactant side and form a stable anion in product side। रिएक्टेंट साइड से ब्रेक कर जाएगा और प्रोडक्ट साइड में स्टेबल एनायन बना लेगा, which breaks from reactant side and form product in a product side is called leaving group। यस, लिविंग ग्रुप हमेशा ही एनायन बनाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो कभी स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। एनायन का ही तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, एनायन ही तो ऑक्टेट कंप्लीट कर पाता है। अच्छा, अब बोला गया कि मान लो एक से ज्यादा लिविंग ग्रुप है, Cl भी है, Br भी है, I भी है, तो लिविंग ग्रुप वो अच्छा होगा जो ज्यादा स्टेबल एनायन बनाए। लिविंग ग्रुप जो कौन जल्दी लीव करेगा, जो ज्यादा स्टेबल एनायन बनाएगा। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। जो जितना स्टेबल एनायन बनाएगा उतना ही ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कहलाएगा। जैसे आपके सामने CH3, CCH3, यहां CH3 और यहां पे लगा हुआ है F, और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो, मान लो वाटर से रिएक्शन करा रहे हो, इसको बोल रहे हो रिएक्शन नंबर A। CCH3, CH3, CH3, यहां पे आप Cl लगा रहे हो, इसकी आप वाटर से रिएक्शन करा रहे हो, यहां पे बनेगा आपके पास B। C ऊपर जाएगा CH3, लेफ्ट में CH3, नीचे जाएगा CH3, यहां जा रहा है Br, यहां पे जाएगा H2O, यहां पे जाएगा D। C CH3, यहां जा रहा है CH3, यहां जा रहा है CH3, यहां चला जाएगा I। इसकी रिएक्शन आप वाटर से कराओगे, क्या बन जाएगा? E, ABCD। रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा? किसमें रेट ज्यादा होगा? क्यों भाई? क्योंकि यहां लिविंग ग्रुप क्या बन रहा है? F माइनस, यहां Cl माइनस। अच्छा एक बात बताओ, कौन स्टेबल है? F माइनस स्टेबल नहीं है। क्यों? अगर एक ग्रुप में स्टेबिलिटी ऑफ अनायन देखते हो तो क्या साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी? क्योंकि यहां पे -1 चार्ज छोटे साइज में रिपल्सन करेगा, -1 चार्ज बड़े साइज में कम रिपल्सन करेगा, और बड़े साइज में और कम रिपल्सन कर रहा है, यहां पे सबसे कम रिपल्सन हो रहा है। तो एक ग्रुप में जब एनायन का स्टेबिलिटी देखना होता है तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज देखते थे? ये जीओसी में हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पे रेट जो होगा वो डी का ज्यादा होगा, देन सी एंड देन बी एंड देन ए, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ अनायन किसका ज्यादा है? आई माइनस का। नेक्स्ट नेक्स्ट
रेट किसका ज्यादा होगा भाई यहां पे दूसरे वाले क्वेश्चन में? इस बार आप साइज वाइज नहीं देख रहे हो। जब एक पीरियड की बात हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जब एक पीरियड की बात होती है तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन देखा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो स्टेबिलिटी F माइनस का ज्यादा होगा, OH माइनस का कम होगा, NH2 माइनस का और कम हो जाएगा। एक ग्रुप में साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो अभी ये कर लो, फिर करते हैं। करें? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 में यहां लिख रहा हूं। मान लो आपके पास CCl4 दिया गया है एंड आपके पास CF4 दिया गया है। बताइए कौन जल्दी रिएक्शन करेगा? कौन स्टेबल अनायन बनाएगा वो देखना है। क्यों? आपके पास ये पूछा गया था कि CCl4 ज्यादा रिएक्शन करेगा या CF4। देखिए बहुत सारे लॉजिक से आप इसका आंसर दे सकते हो, तो इसका मेन लॉजिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो समझाता हूं। देखो CCl4 कुछ इस तरह से होगा, Cl 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 और एक Cl इधर लगा होगा, टेट्राहेड्रल बना दिया। सिमिलरली CF4 भी आपके पास इसी तरह टेट्राहेड्रल बना होगा। अब जरा बोर्ड पे देखो, क्या सबसे पहले जब रिएक्शन होगा तो क्या ये बॉन्ड टूटेगा? और ये बॉन्ड टूट के क्या यहां पे Cl माइनस बना रहा है, और ये बॉन्ड टूट के क्या बनाएगा? F माइनस। सबसे पहला चीज, ये तो बॉन्ड स्ट्रांग है तो ये जल्दी टूटेगा नहीं, जल्दी रिएक्शन नहीं देगा, तो CCl4 ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा। दूसरा, बनने के बाद कौन स्टेबल है? F माइनस Cl माइनस? Cl माइनस, इसलिए भी ये ज्यादा रिएक्शन देगा। चलिए, तो CCF4 और CF4 में ये ज्यादा रिएक्शन देगा। रेट क्या? सेकंड वाले में अगर एक ही पीरियड में चेक करना हो स्टेबिलिटी, जैसे यहां देखो सेकंड पीरियड का F माइनस, ऑक्सीजन माइनस, N माइनस, तो अगर एक ही पीरियड में हो तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मोर स्टेबिलिटी। वहां पे देखो टूट के F माइनस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, कौन स्टेबल है? Cl माइनस। कहां बैक बॉन्डिंग हो रहा है? हाँ हो जाएगा, ठीक है, वो भी देख सकते, वो भी हो जाएगा। क्योंकि देखो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो स्टेप 1 क्या पढ़ाया था? सबसे पहले ये टूट जाएगा और टूट के कार्बोकेटायन एनायन बनाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो अगर न्यूक्लियोफाइल मान लो बॉन्ड बना रहे तो कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन जाएंगे, तो कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाए इसलिए इसको तोड़ना पड़ेगा। हाँ बता रहा हूं, अभी अगला क्वेश्चन वही है, बॉन्ड टूटने के बाद वाला क्वेश्चन अगला है, बैक बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन। इसमें CCl4 CCl3 में, इधर आ जाओ बोर्ड पे देखो, ये हो गया यहां तक? क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए आपके पास CCl3 लिखा हुआ है और यहां पे कुछ आपके पास लिखा हुआ है, मान लो NO2। ठीक है, सिमिलरली यहां पे लिखा हुआ है CF3 और फिर आपके पास लिखा हुआ है NO2। कौन जल्दी ज्यादा रिएक्शन देगा? NO2 वाला ज्यादा देगा, NO2 दोनों में। तो क्या यहां बहुत सस्ता मिलता है क्या भांग? भांग खा के आ रहे हैं सब। अब देखो बोर्ड पे, ये NO2 टूटेगा भाई, है ना? ये NO2 टूटेगा, टूटने के बाद क्या बन रहा है? NO2 माइनस। यहां टूटने के बाद क्या बन रहा है? ये तो सेम बन गया, लेकिन जो बचा उसको देखो, क्या यहां पे Cl Cl Cl, यहां पे प्लस चार्ज बचा, यहां पे F F
और F, क्या यहां पे प्लस चार्ज है? अब सोचो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, फर्स्ट की सेकंड की? CF3 की। कितने लोग कह रहे हैं CCl3 प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा है देन CF3? फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है देन सेकंड। क्यों कह रहे हो ऐसा? माइनस आई। चलो आगे बढ़ो। सेकंड वाले कितने लोग कह रहे हैं कि ज्यादा होना चाहिए सेकंड वाले में? अच्छा, क्यों? सेकंड वाले का क्या लॉजिक है? देखो यहां पे प्लस चार्ज है, ये लोन पे डोनेट कर सकता है, ये प्लस चार्ज है, ये भी लोन पे डोनेट कर सकता है, लेकिन ये 2p का ओवरलैप है, ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा। ये 3p का ओवरलैप है, कम डोनेट करेगा। बैक बॉन्डिंग इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, अगर नेगेटिव होता तो CCl3 माइनस होता है ना? अगर CCl3 माइनस और CF3 माइनस लिखा होता है तब CCl3 माइनस होता है। किसमें? CF3 माइनस में नहीं होता। हाँ, उसमें नहीं होता, इसीलिए CCl3 माइनस। यहां पे बैक बॉन्डिंग होगा CF3 प्लस में, इसमें तो लोन पेयर है, आसानी से डोनेट हो जाएगा। अब लिखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी। लिखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी। दो बजे तक पढ़ो, 3 बजे तक पढ़ लो यार, 3 बजे तक पढ़ लो। और ज्यादा पढ़ना चाहते हो? 3:30 तक। न्यूक्लियोफिलिसिटी शांत। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? ध्यान से बोर्ड पे देखो, शांत होकर पढ़ो। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है जरा ध्यान से देखना। हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया? देखो, सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस कर लिया, इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने लिविंग ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने एनाइन मतलब डिग्री के बारे में डिस्कस कर लिया कि 3 डिग्री उसमें ज्यादा होगा, 1 डिग्री SN2 में ज्यादा होगा। अब हम लास्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल। हमने बोला SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए और SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। ठीक है, मान लो हमारे पास 4 न्यूक्लियोफाइल है और चारों डिफरेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन कम स्ट्रॉन्ग है? उसको अभी पढ़ेंगे। मान लो 4 डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल है, हमें कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल है ना? तो वो उसको हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी में। न्यूक्लियोफिलिसिटी ये बताता है कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ये बताता है कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन जल्दी डोनेट करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज बेसिकली, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर को हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। कौन जितना ज्यादा पावरफुली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन। नेक्स्ट, सबसे पहला चीज जिस पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करता है वो यही है कि एनायन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल। भाई एनायन में नेगेटिव चार्ज है, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। न्यूट्रल में न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, उसमें कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एनायन इज ग्रेटर देन न्यूट्रल। दूसरा, एनायन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल। अगर एक ग्रुप की बात करता हूं, कौन ज्यादा डोनेट करेगा, लेस साइज या स्मॉल साइज? भाई बिगर साइज तो स्टेबल हो जाता है, तो डोनेट कौन करेगा? स्मॉल साइज। तो ग्रुप में अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी देखना है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाएगा? बड़ा साइज स्टेबल है, कम डोनेट करेगा, छोटा साइज जल्दी डोनेट कर देगा।
अगर मैं एक पीरियड में न्यूक्लियोफिलिसिटी देखना चाहता हूं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या स्टेबल है, डोनेट नहीं करेगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब डोनेट कर देगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा डोनेट करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम डोनेट करेगा। एक और चीज जीओसी में बताओ, प्लस एम प्लस एच प्लस आई डोनेट करता है या माइनस एम माइनस एच माइनस आई? प्लस एम प्लस एच प्लस आई। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जहां पे प्लस एम लगा रहा हो वो ज्यादा दिखाएगा, और अगर माइनस एम वाला कम दिखाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम। Similarly, directly proportional to plus H, inversely proportional to minus H. Directly proportional to plus I, inversely proportional to minus I. एकदम ठीक बात है। प्लस एम प्लस एच प्लस आई, माइनस एम माइनस एच और माइनस आई। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो पोलर, वो सॉल्वेंट डिपेंडेंट भी होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अलग आएगा, और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अलग आएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेशन करेगा या ए प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेशन करेगा? प्रोटिक। अच्छा, छोटे साइज का सॉल्वेशन ज्यादा होता है या बड़े साइज का? छोटे साइज का सॉल्वेशन होता है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी में मान लो पोलर प्रोटिक ले रहे हैं, अगर छोटा साइज ले लिया तो क्या ज्यादा सॉल्वेशन हो पाएगा? अगर ज्यादा सॉल्वेशन हो गया तो डोनेट ही नहीं कर पाएगा, ढक गया ना, अंदर छुप गया हो तो सॉल्वेशन के बाद। तो क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी बड़े साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ डोनर एटम। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो छोटे साइज में तो सॉल्वेशन हो जाएगा, डोनेट नहीं करेगा, बड़े साइज में डोनेट कर देगा। लेकिन अगर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ए प्रोटिक में तो इनवर्सली हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ डोनर एटम। इसको कई किताबों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ भी लिखा है, एक ही बात है। आप साइज से देखो ज्यादा आसान पड़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ भी देख सकते हो बट साइज से देखो ज्यादा आसान पड़ेगा। देखो अगर छोटा साइज है तो क्या उसकी सॉल्वेशन हो जाएगा? सॉल्वेशन का मतलब क्या हुआ? सॉल्वेंट उसको चारों तरफ से घेर लिया तो डोनेट नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर बड़ा साइज है तो घेर नहीं पाएगा, घेर नहीं पाएगा तो डोनेट हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक है वो सॉल्वेशन हो ही नहीं पा रहा, उसका सॉल्वेशन नहीं हो पा रहा, तो छोटा साइज जल्दी डोनेट करेगा। अनस्टेबल है ना छोटा साइज, अनस्टेबल है छोटा साइज, जल्दी डोनेट कर देगा। आपने पढ़ा होगा हाइड्रेटेड साइज। एक बात बताओ, कौन ज्यादा डोनेट करता है, NH3 की PH3 की ASH3? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या है, कंसंट्रेटेड है इलेक्ट्रॉन, एक ही जगह है, जल्दी डोनेट करता है। बड़े साइज में डोनेट नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। हाँ, तो ए प्रोटिक तो सॉल्वेट नहीं कर पा रहा है, सॉल्वेट नहीं कर पा रहा है, तो जितना बड़ा साइज होगा, तो जितना छोटा साइज होगा उतना जल्दी डोनेट करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ, अमोनिया वाला केस। चलो, न्यूक्लियोफिलिसिटी में मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस कौन ज्यादा डोनेट करेगा जब वाटर दिया हो तब? वाटर दिया है तब
एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, जब आपके पास एच एम पी ए दिया हो तब एफ माइनस ओ एच माइनस एस एच माइनस पी एच ओ माइनस पी एच एस माइनस। यहां पे वाटर एज ए सॉल्वेंट है, यहां पे आर ओ एच एज ए सॉल्वेंट है। देखो ध्यान से, एफ माइनस सी एल जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो क्या साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए प्रोटिक है तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पोलर प्रोटिक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोलर प्रोटिक है डोनर एटम के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो, कौन जल्दी डोनेट करेगा? ये स्टेबल है, डोनेट नहीं करेगा। ये अनस्टेबल है, जल्दी डोनेट करेगा। इन दोनों में ये माइनस एच लगाता है और ये माइनस एम लगाता है, लेकिन क्या यहां पे कोई रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या ये माइनस आई लगाएगा? यहां भी ये तो माइनस एच लगाएगा। अब देखो, कौन ज्यादा डोनेट करेगा? माइनस आई वाला। इन दोनों में क्या ये प्लस एम लगा रहा है? नहीं, प्लस एम नहीं लगा रहा है, ये माइनस आई लगा रहा है। और यहां पे क्या लगा रहा है? प्लस आई। प्लस एम नहीं लगाएगा ना, रेजोनेंस होगा तब तो प्लस एम लगाएगा। रेजोनेंस है ही नहीं, प्लस एम कहां से लगाएगा? टेस्ट कैसा गया आप लोग का? पांच सौ से खुश हो तुम लोग? वन शॉट देखे हो? भाई वन शॉट लेने में तो जो मौत आती है भाई। जितने भी अच्छे टीचर है जनरली वो ज्यादा वन शॉट देखते आपको देखने को नहीं मिलेगा। तरुण सर वन शॉट थोड़ी लेते हैं यार। वो तो जब कोविड है तो कोविड के समय तो सबने बढ़ाया था, तो हम भी बढ़ाए थे। अच्छा, स्टेटमेंट को रिवर्स कर दो, जितने अच्छे टीचर हैं उनके मिलते हैं आप, ठीक? फालतू में एक नया कंट्रोवर्सी को जन्म दे रहे हो। ये ऑनलाइन में होता है ना, तो पता है क्या होता है, इसकी इतनी की क्लिप काट के अभी तक डाल चुके होते नए नए चैनल पे। वीटी सर ने क्या कहा है ना, उसके बाद 4 गालियां पड़ेंगी। अच्छा, वीटी सर ऐसे कहते हैं। यहां से नहीं कटेगा ना, वहां नहीं हूं, कैमरे में नहीं दिख रहा ना। चलो भाई चलो, हो गया। चलो अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करना है इसके बाद।